आदरणीय अध्यक्ष मंडल, मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए सभी प्रगतिशील साथी, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार प्रगतिशील लेखक संघ को इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने कार्ल मार्क्स की 200वीं जयंती और राहुल जी की 125वीं जयंती पर एक आयोजन किया, पर जाने अनजाने उन्होंने एक युग्म आज हिंदी समाज और भारतीय समाज के सामने पेश किया है। कार्ल मार्क्स और राहुल संकृत्यायन का युग्म एक ऐसा युग्म है जिसके सहारे बहुत सारी लड़ाई आगे लड़ी जा सकती है। हमारे आज के बहुत सारे ऐसे संघर्ष हैं जो इस युग्म के रास्ते पर आगे चलने से और इस युग्म के माध्यम से जो एक परिवार, एक वृत्त बनता है जिसमें बहुत सारे विचारक और लेखक और बुद्धिजीवी और नेता शामिल होते हैं, उस परिवार में एक आकाश गंगा बनती है। उसका केंद्र एक तरह से बिहार प्रगतिशील लेखक संघ ने हमें कार्ल मार्क्स और राहुल संकृत्यायन के माध्यम से दे दिया है। जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि 10 मिनट में अपनी बात कहनी है, तो थोड़ा मास्टरों के लिए मुश्किल होता है और इसलिए भी मुश्किल होता है कि वो थोड़ा पढ़ लिख कर आते हैं तो सोचते हैं कि कुछ कह दें, कुछ कहें। ज्ञान को रोकिए नहीं जी, ज्ञान को रोकिए नहीं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि 10-11 मिनट में अपनी बात कह दूं। राहुल संकृत्यायन और भारतीय समाज, इस विषय पर बात करते हुए सबसे पहले मेरा ध्यान इस बात की तरफ जाता है कि भारतीय समाज में दो तरह के रूपक, दो तरह की वृत्तियां जीवन के बारे में निरंतर मिलती रहती हैं और उन दोनों के मध्य एक द्वंद्वात्मक और संवादात्मक संबंध रहा है। एक तरफ तो गृहस्थ हैं, परिवारी और स्थिर लोग जो गांवों, पुरों या नगरों में रहते हैं स्थायी तौर पर, और दूसरी तरफ भारतीय सभ्यता के प्रारंभिक चरण से ही घुमंतुओं और ब्रह्ममान लोगों का, यायावरों का एक इतिहास मिलता है। ये जो दूसरी परंपरा है, स्थायी जीवन के समानांतर ब्रह्ममान यायावर जीवन की जो परंपरा है, यात्री की परंपरा, यात्रियों की परंपरा, राहुल संकृत्यायन के बारे में सोचते समय सबसे पहले भारतीय समाज की उस परंपरा की तरफ ध्यान जाता है कि राहुल संकृत्यायन अपने समूचे जीवन में सिर्फ भौतिक तौर पर नहीं, मानसिक तौर पर और चेतना के स्तर पर उन्होंने एक यात्री का जीवन दिया। यदि आप उनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, जिसके साथ उनकी चेतना का जीवन भी, उनकी आत्मा का विकास भी जुड़ा हुआ है, तो एक सनातनी पारंपरिक ब्राह्मण परिवार से मॉडर्नाइजेशन के, आधुनिकीकरण की पहली मंजिल का एक संगठन, एक विचारधारा आर्य समाज, जो ब्राह्मणवाद का ही, ब्राह्मण धर्म का ही एक नए तरह का एक नए तरह के रेशनल रूप की स्थापना करना चाहता था, और उससे असंतुष्ट होकर बौद्ध धर्म की तरफ, धम्म, संघ और बुद्ध की तरफ, और उसके बाद मार्क्स की तरफ, और फिर एक ऐसा जीवन जहां मार्क्स भी हैं, बुद्ध भी हैं और ढेर सारे विचारक हैं, लेकिन किसी से राहुल बंधे हुए नहीं हैं। तो ये जो एक ऐसी जगह पर राहुल पहुंचते हैं जहां एक चेतना की यात्रा वो करते हैं, तो 1993 में एक कविता हिंदी के महत्वपूर्ण कवि अरुण कमल ने उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर लिखी थी। उसका एक टुकड़ा आपको सुनाना चाहता हूं। जहां मुझे जाना है ढूंढने खंडित मूर्तियां। ये सब सारे के सारे शब्द और सारे के सारे प्रतीक और रूपक जो इस कविता में इस्तेमाल, संकेत और इशारे इस्तेमाल किए गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहां है वे खंडित मूर्तियां, कहां है वह आंख से छिटकी हुई ज्योति, पर्वतों से छूटी एक प्रतिध्वनि, देह से छूटकर गिरी परछाई, मुझे जाना है ढूंढने खंडित मूर्तियां, और अब भूल रहा हूं रास्ता। कई बार पुराने रास्तों पर भी होता है दिशा भ्रम, फिर भी खोज लूंगा रास्ता, रास्ता रास्ते को बतलाता है, और अगर भूल ही गया तब कोई चरवाहा, कोई पत्थर काटता मजूरा, कोई रोपनी, कोई घुमक्कड़ साधु, कोई तो बता देगा रास्ता। जहां एक निर्जन शिखर पर मैंने देखा था नरकंकाल, अंतिम पड़ाव, अंतिम अड्डा, अंतिम घाट, टूट चुकी है मेरी नाव,
पर दो पैरों का कहीं कोई टर्मिनस नहीं। तलवों से कांटे निकालता फिर उठाता हूं छालों से भरा पैर, मानसरोवर का जल हिल रहा है। कितनी बड़ी है यह पृथ्वी, कितना बड़ा अंतरिक्ष। सृष्टि की पहली हवा जो भरी है मेरे फेफड़ों में, उसे किसी वृक्ष के कोटर में रखना चाहता हूं। किसी बर्फ मढ़े शिखर पर थोड़ा सुस्ता, फिर पड़पड़ा रहे हैं मेरे पंख। फिर सूर्य को इतने समीप पा, शिखर से वापस मैदानों में लौटने की इच्छा। फिर वही हवा चैत की, फिर वही धरती कदम्ब का फूल, इतना चले मेरे पांव। ये जो 1920, 30 और 40 के दशक का हिंदुस्तान है, आज हमें बहुत आसान लगता है कि राहुल जी के विचारों के बारे में और राहुल जी के जो संघर्ष है उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में हम बात करें। लेकिन 1920, 1930, 1940 का जमाना, जब राहुल जी एक लेखक, एक विचारक, एक के तौर पर संघर्ष कर रहे हैं भारतीय समाज में, वो इतना आसान नहीं है वहां किसी एक चीज तक पहुंच पाना। क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी चीज जो भारतीय समाज में विचार के स्तर पर चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उसमें एक बहुआयामी संघर्ष विचारों के स्तर पर, विचारधाराओं के स्तर पर, चेतना के स्तर पर हमें दिखाई दे रहा था। राहुल जी का जो सबसे बड़ा योगदान भारतीय समाज के संदर्भ में है, वो ये कि उन्होंने भारतीय समाज की एक रैशनल व्याख्या करने का एक प्रयास किया। आपको याद रखना होगा कि भारत के एक महान अतीत की कल्पना, भारत के बारे में एक कल्पित महान अतीत भारत पर लगभग थोप दिया गया था, जिसमें महान वेद, पढ़नी और अष्टाध्यायी का महान देश, भरत के नाट्यशास्त्र का महान देश, कालिदास का महान देश, भवभूति का, और ब्राह्मण परंपरा जिसके केंद्र में थी। ब्राह्मण विचार परंपरा, ब्राह्मण दर्शन परंपरा, कुल मिलाकर जो भारत विद्यावादियों का, इंडोलॉजिस्ट का जो सारा का सारा जो भारत की छवि निर्माण का जो समस्त संघर्ष था, वो सारा का सारा उसके केंद्र में एक तरह से ब्राह्मण परंपरा, ब्राह्मण धर्म परंपरा, ब्राह्मण विचार परंपरा और ब्राह्मण दर्शन परंपरा थी। एक ऐसे वातावरण में जहां मैंने कहा कि या तो आप पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में पारंपरिक जीवन जी सकते थे, या आप आगे बढ़ते तो आप आर्य समाज में जा सकते थे, आप प्रार्थना समाज में जा सकते थे, आप रामकृष्ण मिशन में जा सकते थे, आप ब्रह्मो समाज में जा सकते थे, जो कुल मिलाकर पूरा का पूरा नवजागरण जो हमें विकल्प देता था पारंपरिकता से निकलने का, वो विकल्प देता था ब्राह्मण धर्म के एक नए तरह की मॉडर्नाइज्ड व्याख्या का और उसके संस्थाबद्ध रूपों का, जैसा कि ब्रह्म समाज, जैसे कि आर्य समाज, जैसे कि रामकृष्ण मिशन या कोई भी दूसरा। एक ऐसे वक्त में जबकि महान अतीत की परिकल्पना भारत पर, स्वर्णिम अतीत की उदार कल्पना भारत पर थोप दी गई थी, और यह कहा गया था कि तुम्हारा अतीत तो महान है, पर तुम्हारा वर्तमान बहुत ही सड़ा गला है, तुम एक जाहिल देश हो, और इसीलिए तुम्हारे वर्तमान की वजह से तुम्हें गुलाम होना चाहिए। हम तुम्हारे ऊपर मिशन सिविलाइजेशन लेकर आए हैं, औपनिवेशीकरण का पूरा जो परियोजना थी, जो प्रोजेक्ट था, इस आधार पर वैध साबित किया जा रहा था। एक ऐसे वक्त में एक गंभीर वैचारिक संघर्ष ये था कि अपने को पारंपरिकता के उन मुहानों से बाहर निकाला जाए जो हमें जड़ बनाए रखते हैं। अभी तरुण जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सांप्रदायिकता के विकल्प में जाति समूहन, मैं जातिवाद तो उसे नहीं कहूंगा, लेकिन जातियों की राजनीति और जातियों की राजनीति के समानांतर सांप्रदायिकता, ये दोनों जो हमारे समय के सबसे बड़े संकटों में से संकट हैं, इनकी पृष्ठभूमि, इनके बीज उसी मॉडर्नाइजेशन की पहली सीढ़ी नवजागरण के दौर में गड़े हुए हैं। और राहुल सांकृत्यायन जैसे हमारे विचारकों का संघर्ष इसलिए कठिन था क्योंकि वो इस महान अतीत की परिकल्पना से संघर्ष कर रहे थे, और भारत का एक कल्पित इतिहास नहीं, एक कल्पित भारत नहीं, बल्कि वर्तमान भारत के आधार पर एक भारत को गढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो ज्यादा जीवित, ज्यादा वास्तविक लगे, जिससे हम मौजूदा भारत का एक तारतम्य, एक संबंध बिठाया जा सके।
क्योंकि ये जो महान अतीत था, महान भारत था, इससे तो वर्तमान भारत का, तत्कालीन भारत का कोई संबंध बिठाया नहीं जा पा रहा था। तो एक रेशनल व्याख्या, रेशनैलिटी की अपनी सीमाएं हैं। जब वीरेंद्र यादव बोलते हैं या जब मणिनाथ ठाकुर बोलते हैं या जब प्रभात पटनायक बोलते हैं तो हम समझते हैं इस बात को कि रेशनैलिटी की अपनी एक सीमा है। और कई बार हमें रेशनैलिटी से भी, बुद्धि संगतता और विवेकवाद से भी एक संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान था, जो राहुल सांकृत्यायन के सामने था और जिसका उत्तराधिकार हमारे समाज को भी मिला हुआ है, वहां रेशनैलिटी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। बुद्धि संगतता, विवेक संगतता और विवेकवाद का कोई विकल्प नहीं है। और राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी में यदि सबसे बड़ा कोई संघर्ष किया है, हिंदी समाज और भारतीय समाज में कोई संघर्ष किया है, तो वो ये कि उन्होंने हिंदी चेतना को, हिंदी विचार को, हिंदी जनों को और हिंदी के अतीत को और भारत के अतीत को एक रेशनल दृष्टिकोण देने की सबसे ताकतवर कोशिश की है। राहुल सांकृत्यायन एक विचारक के रूप में लगभग निर्भ्रांत थे। उनकी निर्भ्रांतियों में कमी हो सकती है, हम आज उसकी व्याख्या कर सकते हैं, पर वह स्पष्ट थे, बिल्कुल अपनी रणनीति और अपनी विचार नीति में स्पष्ट थे कि किन किन जगहों पर आक्रमण किए बगैर भारतीय समाज, हिंदी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और जिन जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया, जो नई तस्वीरें हमारे अतीत की और भारत की पेशगी में बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा मैंने कहा अभी कि मॉडर्नाइजेशन की, आधुनिकीकरण, नवजागरण की पहली मंजिलों में ब्राह्मण धर्म का ही एक तरह से आधुनिकीकरण और संस्थाबद्ध रूप पेश किया जा रहा था और वही विकल्प था। हिंदी नवजागरण में और हिंदी क्षेत्र के विचारकों में राहुल सांकृत्यायन ऐसे पहले विचारक हैं, ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के समानांतर बौद्ध धर्म को, बुद्ध विचार को हिंदी के केंद्र में लाने की कोशिश की। आप देखिए कि अंबेडकर होंगे महाराष्ट्र में और उनका संघर्ष महाराष्ट्र में शुरू हो चुका था, लेकिन हिंदी में बौद्ध धर्म के लिए, हिंदी में बौद्ध दर्शन के लिए, बुद्ध विचारों के लिए, जिसका और इन दोनों को आमने सामने रखे बगैर बात नहीं हो सकती, क्योंकि किसी तरह की लीपा पोती और किसी तरह का समन्वय इसमें काम नहीं आएगा। ब्राह्मण धर्म और दर्शन की परंपराएं और बौद्ध धर्म की दर्शन परंपराओं के मध्य जो द्वंद्व था, जो संघर्ष था और जो भारतीय इतिहास की मंजिलों में वो जो बुद्ध धर्म, संघ और दर्शन का जो महत्व था, उसके महत्व को स्वीकार किए बगैर और इन दोनों के मध्य के द्वंद्व और द्वैत को स्वीकार किए बगैर बात नहीं बढ़ सकती। राहुल सांकृत्यायन रेशनैलिटी की तरफ बढ़ते हुए एक और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो उन्होंने किया कि विचार और चेतना के केंद्र में बौद्ध दर्शन और विचार को रखने की हिमायत की। लेकिन राहुल सांकृत्यायन वहां रुके नहीं। राहुल सांकृत्यायन धम्म की शरण में गए, बुद्ध की शरण में गए और संघ की शरण में गए, लेकिन एक ऐसा मौका आया जब बुद्ध धम्म को और संघ को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। आप देखेंगे कि जिस वक्त राहुल सांकृत्यायन धम्म और संघ को छोड़ रहे हैं, भारतीय समाज के बहुत बड़े जागरूक चेतस व्यक्ति, नेता और विचारक अंबेडकर धम्म और संघ की शरण में जा रहे थे। इस बात से भी आपको राहुल की वैचारिकता और उसकी चेतना की अग्रगामिता का कुछ पता चलेगा। निजी तौर पर मैं इस बात को मानता हूं कि भारतीय समाज में धर्महीनता के अतिरिक्त, ईश्वरहीनता के अतिरिक्त इसके विकास का कोई रास्ता नहीं है। भारतीय समाज को रोकने वाली, उसके विकास, उसकी मनुष्यता के विकास को रोकने वाली जिस नैतिकता की कल मणिनाथ ठाकुर बात कर रहे थे, उस नैतिकता के विकास को रोकने वाली जो सबसे बड़ी इकाई है, वो भारतीय समाज में धर्म और संघ और उनका ईश्वर है। इस बात पे बहस हो सकती है कि दलितों को 1950 के दशक में धर्म की आवश्यकता थी। मैं समझता हूं कि यदि अंबेडकर राहुल सांकृत्यायन की तरह धर्महीनता का रास्ता चुनते
और कहते हैं कि हम सिर्फ एक सिविल सोसाइटी में एक नागरिक की तरह रहेंगे और हम नास्तिक, हम ईश्वरहीन लोग हैं, हम धर्महीन लोग हो, तो वो शायद एक ज्यादा क्रांतिकारी रास्ता होता। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल सांकृत्यायन और अम्बेडकर को समानांतर रखने पर शायद ये बात रखी जा सकती है। मेरे लिए राहुल सांकृत्यायन का रास्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। दलित, शूद्र, पीड़ित जन, क्षुब्ध जन जब धर्म से जब तक बंधे रहेंगे तब तक वो धर्म की उन सारी रणनीतियों और राजनीतियों का शिकार होते ही रहेंगे जो कि धर्म उन्हें बार बार गुलाम बनाता रहेगा और अंततः उन्हें रैशनल होने से रोकेगा, उन्हें पूर्ण मनुष्य होने से रोकेगा। ये जो यही राहुल सांकृत्यायन का रैशनल दिमाग है जो धर्म की शरण में जाता है, लेकिन अंततः वो धर्महीनता की हिमायत करते हैं और धर्म से बाहर चले जाते हैं। शायद मार्क्स उनका रास्ता पकड़ता हो, या भारतीय परंपरा में जो भौतिकवादियों की जिन्होंने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, जैसा कि चारवाक और लोकायत, उन लोगों की कोई दर्शन परंपरा होगी जिसमें राहुल सांकृत्यायन यहां जाते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो आक्रमण किया, वैसा आक्रमण हिंदी के कम लेखकों और विचारकों ने किया और नेताओं ने किया, और आज उस आक्रमण की बहुत जरूरत है। और वो है कि हम राहुल सांकृत्यायन की तरह कह सकें हिम्मत से कि तुम्हारे ईश्वर की क्षय हो, तुम्हारे धर्म की क्षय हो, तुम्हारे समाज की क्षय हो, तुम्हारे ईश्वर की क्षय बोले बगैर, तुम्हारे धर्म की क्षय बोले बगैर हिंदुस्तान का कोई विकास, भारतीय जनता का कोई विकास संभव नहीं है। ये सारे का सारा संघर्ष जो वापस एक लौट कर हम जा रहे हैं वापस, और हमारे सामने इसके संबंध होंगे सामाजिक आर्थिक कारण हैं जिसकी तरफ कल प्रभात पटनायक ने बहुत गहराई से इशारा किया है। लेकिन ये जो सांप्रदायिकता है, अब देखिए पूरी दुनिया में जो सेकुलर विचारों का जो विकास हुआ है, मैं इस बात को समझता हूं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म की विरोधी नहीं है। एक विशेष परिस्थिति में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिकता दोनों समाज में एग्जिस्ट कर सकती हैं, दोनों हो सकती हैं, और दोनों कई बार धार्मिक जन भी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जो आज और सेकुलरिटी, धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है, वो सांप्रदायिकता विरोधी है। पर धर्म के जो रूप भारतीय समाज में पिछले 150 वर्षों में लोकप्रिय हुए हैं, जहां ये पिछले 150 वर्षों में भारतीय समाज में लोकप्रिय हुए धर्म के रूप अपने मूल धर्म आधारों से भी पूरी तरह अलग हो चुके हैं, 90% तक अलग हो चुके हैं। ये पॉपुलर मॉडर्नाइज्ड फॉर्म्स हैं जो हमारे समाज में धर्म के नाम पर एग्जिस्ट करते हैं, जो तुरंत हमें सांप्रदायिक बनाते हैं। इसीलिए ये जो लोकप्रिय धर्म रूप है, जहां आसाराम बापू जैसे लोग, जहां फलाने पर कितने सारे लोगों के आप नाम लीजिएगा, वो सच्चा डेरा क्या बना, कब बना था सच्चा डेरा, और क्या उसका इतिहास था, और ये राम रहीम ने क्या किया उस सच्चे डेरे का। ये तो एक प्रतिरोधी धर्म का केंद्र था सच्चा डेरा, ये तो गरीबों और वंचितों का धर्म का केंद्र था सच्चा डेरा। सच्चा डेरा का क्या हुआ, राम रहीम ने क्या किया सच। इस सारे के सारे जो 150 वर्षों के में लोकप्रिय हुए धर्म रूप हैं, जो अपने पारंपरिक उदार मानवीय धार्मिक आधारों से पूरी तरह अलग हो गए हैं। इसलिए राहुल सांकृत्यायन की तरह कहना ही होगा कि तुम्हारे धर्म की क्षय हो, क्योंकि यहां धर्म का अर्थ एक ऐसे धर्म से है जो तुरंत हमें सांप्रदायिक बनाने की कार्यवाहियां संपन्न करता है। बस एक आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, बातें तो ढेर सारी हैं, कि जो मैंने कहा कि राहुल सांकृत्यायन का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की एक रैशनल व्याख्या की। वोल्गा से गंगा 1940 में प्रकाशित कहानियों का वो संग्रह, जो हिंदी में पढ़ी जाने वाली सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक किताब है। वोल्गा से गंगा हम हमारे सामने इतिहास की कौन सी छवि प्रस्तुत करता है। वोल्गा से गंगा भारतीय इतिहास के बारे में हमें क्या बताता है। अजीब इत्तेफाक है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आखिरी चरण में, जो ज्यादा जनपरक चरण था, जन आंदोलनों से समूहन करने वाला चरण था, और प्रगतिशील आंदोलन के पहले चरण में इतिहास की जो व्याख्या हो रही थी उसका प्रकार एक ही था। इतिहास के बहुत पेशेवर इतिहास के सबसे बड़े विशेषज्ञों में से एक डीडी कोसंबी और
हिंदी लेखकों और विचारकों की ओर से इतिहास के क्षेत्र में काम कर रहे राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग एक निष्कर्ष, एक ही तरह से समाज को देख रहे थे, और वो था कि भारतीय समाज, बहुत सारी बातें कह सकता हूं मैं, पर एक उदाहरण के रूप में कहूंगा कि भारतीय समाज मूलतः एक मात्र सत्तात्मक समाज था, औरतों का मात्र सत्तात्मक समाज था। कौसंबी और राहुल सांकृत्यायन 40 के दशक में इस एक बात पर एकमत है। ये वो जमाना नहीं था जब आज की तरह हमारे पास बहुत सारे इतिहास के स्रोत नहीं थे, बहुत सारी इतिहास की सामग्री अभी सामने नहीं आई थी, उन पर लेखन नहीं हुआ था, भाषाओं में कैद था, अनुवाद नहीं हुए थे, और सब लोग सब तरह के पाठ नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन राहुल सांकृत्यायन जैसा हिंदी का लेखक इतिहास की एक व्याख्या कर सकता था, क्योंकि वो संभवतः इकलौता ऐसा आदमी था प्रगतिशील आंदोलन के उस दौर में। रांगे राघव, यशपाल, रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग प्रगतिशील आंदोलन की पहले दौर के जो महान प्रोजेक्ट था, आज अपने वर्तमान से उसकी तुलना कीजिए तो वर्तमान की विपन्नता का एहसास होगा। एक महान प्रोजेक्ट के तहत ये सारे के सारे लोग काम कर रहे थे, जहां अनेक दिशाओं में लोगों को काम करना था। राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव और यशपाल का काम देखिए, और उसके समानांतर रामविलास शर्मा का काम देखिए, तब आपको एहसास होगा कि कितनी बड़ी परियोजनाएं थी। उनके समझने में, उनके विचारने में, उनकी चिंतना में, उनके निष्कर्षों में भूल हो सकती है, असंगतियां हो सकती हैं, पर उनके उद्देश्य कितने बड़े और महान थे, इसके लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। तो इन सब लोगों में शायद राहुल सांकृत्यायन ही हो सकते थे जो इतिहास की व्याख्या करने के अधिकारी थे, क्योंकि ठीक ही कहा हिंदी समाज ने, हिंदी समाज कृतज्ञ समाज नहीं है, उसने एक ही आदमी को महापंडित कहा है, और वो है महापंडित राहुल सांकृत्यायन। तो वो भारत की सभी प्राचीन भाषाएं, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी के जितने रूप हैं, और तमाम दूसरी भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं जानते थे, जिनमें भारत की परंपरा के टेक्स्ट थे। रामविलास शर्मा जब काम कर रहे हैं भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश और तमाम दूसरी अपनी परंपरा और इतिहास संबंधी, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो हर एक बात के लिए पुरातन ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवादों पर निर्भर है। इसलिए अंग्रेजी अनुवाद जिस तरह का होगा और जिस दिशा में उन्हें ले जाएगा, अंततः रामविलास शर्मा को उधर की ही तरफ जाना होगा। लेकिन ये राहुल सांकृत्यायन के साथ ये सीमा नहीं है। राहुल सांकृत्यायन संस्कृत समझते हैं, प्राकृत समझते हैं, पाली समझते हैं, हिंदी के पुराने रूप समझते हैं, अपभ्रंश समझते हैं, सारे समझते हैं। इसलिए वो शायद एक ऐसे आदमी हो सकते थे, और इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो भारतीय लेखकों और विचारकों की तरफ से, हिंदी लेखकों और विचारकों की तरफ से इतिहास की एक रेशनल व्याख्या करें, इतिहास का एक रेशनल खाका पेश करें, और उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी दृष्टि से इतिहास लिखने वाले जो तमाम इंडोलॉजिस्ट थे, भारत विद्यावादी थे, वो जो महान भारतीय अतीत का एक खाका पेश कर रहे थे, उसको रेशनल तरीके से तोड़े। और राहुल सांकृत्यायन ने ये काम बखूबी पेश किया, बखूबी उन्होंने किया। ठीक है कि वे प्रेमचंद की तरह बड़े लेखक नहीं थे, प्रेमचंद की तरह लेखक नहीं थे, शुद्ध लेखक नहीं थे, जैसा कि तरुण जी ने कहा, क्योंकि वो एक साथ अनेक दिशाओं में काम कर रहे थे। लेकिन ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये इतने सीमित लेखक भी नहीं थे। उन्होंने जो उपन्यास लिखे, उन्होंने जो कहानियां लिखी, जो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, उन्होंने एक तरह से हिंदी समाज के जो एकेडमिया था, जो लाइब्रेरीज और अपने निजी कक्षों में बंद था, उस एकेडमिया के सामने एक विकल्प रखा, और वह विकल्प था कि भारत को समझने के लिए कोई एक लाइब्रेरी, कोई एक संग्रहालय काम नहीं कर सकता। अंततः भारत को समझने के लिए एक मुक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थी की तरह ही काम करना होगा, क्योंकि भारत बंधे हुए विश्वविद्यालयों का देश नहीं है, वो मुक्त विश्वविद्यालयों का देश है। और राहुल सांकृत्यायन हिंदी समाज की ओर से संभवतः उस बड़े, जो मेरी कल्पना में जो ओपन यूनिवर्सिटी है, मुक्त विश्वविद्यालय, उसके शायद सबसे बड़े दीक्षित आचार्य थे। धन्यवाद।